हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आप याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब प्रकाश वर्ष कहते किसको हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो याद रखिएगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है। उसके आगे 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। यदि मीटर में रहेंगे तो मीटर वाला, किलोमीटर रहेंगे तो किलोमीटर में टिक करके हम सबको आना है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई हो जाता है पारसेक। इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे यदि देख लेंगे समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक हो जाएंगे मीटर। और वेग का मात्रक पूछेंगे तो आप बताएंगे मीटर प्रति सेकंड। इस बात को याद रखना है। उसके आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो दर यदि लगा रहे तो कार्य करने की दर को कहते हैं हम शक्ति, और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता जब पूछेंगे तब बताएंगे आप कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। ठीक है ना। और विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, विद्युत धारा को आमीटर के द्वारा मापा जाता है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। उसके आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है राम अपने घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित बाजार जाते हैं और फिर सब्जी लेकर अपना घर वापस आ जाते हैं। राम के द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए राम 3 किलोमीटर जाते हैं और 3 किलोमीटर पुनः वापस आते हैं, तो तय की गई कुल दूरी हो जाएंगे 6 किलोमीटर। लेकिन यदि विस्थापन का बात करें तो विस्थापन जहाँ से चला था राम वहीं पे आ गया, इस वजह से विस्थापन हो जाएगा 0। क्योंकि विस्थापन का परिभाषा होता है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। राम का प्रारंभिक बिंदु भी घर था और अंतिम बिंदु भी घर ही हैं, क्योंकि जा करके पुनः अपना घर वापस आ जाते हैं। इस वजह से उसका विस्थापन क्या हो जाएंगे, 0। अब देखते हैं कार्य बराबर फार्मूला लगा देते हैं। कार्य बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे आप सब, कार्य बराबर हो जाएंगे बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, बल को अब यदि आप 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे 0। इसलिए राम के द्वारा किया गया कार्य का वैल्यू कितना हो जाएंगे, याद रखिएगा राम के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 0, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएंगे। अब गतिज ऊर्जा बराबर पूछे हैं, गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें गतिज ऊर्जा के बारे में जान लेना जरूरी है। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला देखिए क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएंगे फार्मूला आपका हाफ mv²। m क्या है, m है द्रव्यमान, v क्या है, वस्तु का वेग है। ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन कहता है यदि वेग को 2 गुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी होंगे। वेग को यदि 3 गुनी करेंगे गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएंगे, 9 गुनी हो जाएंगे। वेग को यदि 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएंगे, 16 गुनी हो जाएंगे। और यदि वेग को हम आधे करेंगे तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/4। इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे v का देखिए, v का स्क्वायर है, इस वजह से ऐसा होता है। तो याद रखिएगा यदि वेग को 2 गुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, 3 गुनी करेंगे तो 9 गुनी, 4 गुनी करेंगे तो 16 गुनी, और आधे करेंगे तो 1/4 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात वस्तु के वेग को 2 गुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएंगे। उसके आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है। यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। यही याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। अब क्वेश्चन कहता है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है।
अब चुनते हैं एक एक करके क्वेश्चन ऑप्शन को। दौड़ता हुआ लड़का में, तो लड़का गति कर रहा है इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा है, और क्वेश्चन कहता है कि इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो ये तो गलत है। बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा है, ये भी गलत है। चलता हुआ गोली भी गति कर रही है इसलिए इसमें भी गतिज ऊर्जा है, ये भी गलत है। कहता है तालाब में संचित पानी, अर्थात पानी संचित है, स्थिर है, तो इसमें स्थिर यदि है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या, 5 का डी नंबर हो जाएंगे कि तालाब में संचित पानी में गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हो गया डी नंबर हमारा सही। उसके आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, याद रखिएगा। उसके आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इन सभी बातों को भी याद रखना है हमें। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हम सारे दर्पण के बारे में बताते हैं। अवतल दर्पण का यदि बात करें तो अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, अर्थात अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल की यदि बात कर ले, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इस बात को याद रखना है। और समतल दर्पण की यदि बात करें तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो क्या क्या आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेंगे किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, उत्तल दर्पण। और किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएंगे समतल दर्पण। और किस दर्पण में वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो उस समय आप बताएंगे अवतल दर्पण, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं। उसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वाला। अब देखिए मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है, कॉर्निया वाला हिस्सा दान में दिया जाता है। अब बात आया मानव नेत्र का, तो मानव नेत्र के बारे में हम समझते हैं। मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र ये एक प्रकार का उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, इस बात को आपको याद रखना है। उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। और किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर बनता है, मानव नेत्र के रेटिना वाला भाग पर बनता है, जिसको हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। अच्छा, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और प्रतिबिंब जो बनता है मात्र 1/10 सेकंड के लिए प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कितना सेकंड के लिए, 1/10 सेकंड के लिए, इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 20 kg का कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गतिशील है, वस्तु पर आरोपित बल की गणना करें। तो बल निकालने के लिए हमें पहले बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, F = ma होता है। उसके आगे m का वैल्यू देखिए कितना kg दिया गया है, 20 kg दिया गया है, और a का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 20 × 10 करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 200 न्यूटन। बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन सी गलती से भी टच करके नहीं आएंगे, क्योंकि ऑप्शन सी में 200 तो हैं लेकिन यहाँ पे मात्रक दे दिया है जूल, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन इसका डी नंबर सही होंगे। उसके आगे देख लेते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। दस नंबर क्वेश्चन है प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखिएगा प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, 78 होता है। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं परमाणु संख्या से संबंधित। अब पारा का बात करें, पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। और सीसा का बात करें तो सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 82 होता है। टीन का बात करें, टीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 50 होता है, याद रखिएगा। चांदी का बात करें, चांदी का परमाणु क्रमांक हो जाएंगे 47। और सोना का बात करें तो सोना का परमाणु क्रमांक हो जाएंगे 79, ठीक है ना। और ये 46 जो है, 46 प्लेडियम का परमाणु क्रमांक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, 46 प्लेडियम। उसके आगे देख लेते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड को समुद्री जल के वाष्पीकरण प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है और डिहाइड्रेशन के समय में शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बेकिंग सोडा। इसका सूत्र पहले देखते हैं, NaHCO3। इसी को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ रोटी को, चपाती को मुलायम बनाने के लिए और स्वादिष्ट बना करके उसको जल्द से जल्द पकाने के लिए, फुलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके आगे यदि देख लेते हैं हम, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 10 अणु पाए जाते हैं। उसके आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस ने दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत कहता क्या है, तो आप याद रखिएगा बर्जिलियस के अनुसार अर्थात जीवन शक्ति के सिद्धांत के अनुसार यह कथन सामने आया था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल सजीव पदार्थों में एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बना पाना संभव नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद बर्जिलियस का ही शिष्य कौन था, वोहलर था। इसने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया, जिसके वजह से जीवन शक्ति का सिद्धांत गलत साबित हो गया। इस बात को आप याद रखिए। उसके आगे देखिए क्या कहते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक को बनाया गया था, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया नामक यौगिक को बनाया गया था। इसका अनुसूत्र क्या होता है, NH2CONH2 होता है। इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे क्वेश्चन यदि देख लेंगे हम, मेथेन का यदि अनुसूत्र देखते हैं हम, तो मेथेन का अनुसूत्र होता है CH4। मेथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। और बेंजीन को हम एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं और मेथेन को एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व भी कहते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। और किसका ईंधन मौन सबसे ज़्यादा होता है, तो आप याद रखिएगा हाइड्रोजन का, उसमें मौन सबसे ज़्यादा होता है। उसके आगे देख लेते हैं। उसके आगे है 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। और आवर्त सारणी का जनक डायरेक्ट पूछेंगे, आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, तो आप याद रखेंगे आवर्त सारणी का जनक या आवर्त सारणी का पिता, इसको कहते हैं मेंडलीव को। किसको कहते हैं, मेंडलीव को कहा जाता है। अब मेंडल लिखें, मेंडल हो गया है, मेंडल होना चाहिए। मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था और जो संगीत के सातों स्वर पर आधारित था। इस बात को भी आप याद रखना। उसके आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है। उसके आगे यदि पूछ लेंगे क्वेश्चन इससे संबंधित कि आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितना है, तो आप बताएंगे आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या 7 है और वर्ग की कुल संख्या कितना है, वर्ग की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी का हम बात कर रहे हैं। उसके आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को ही हम कहते हैं, शुद्ध जल को ही दूसरा नाम क्या है, विशुद्ध जल। ठीक है ना। शुद्ध जल को ही हम कहते हैं विशुद्ध जल बोल सकते हैं या अशुद्ध जल भी शुद्ध जल को हम कहते हैं। तो शुद्ध जल बोले, विशुद्ध जल बोले या अशुद्ध जल बोले, इन तीनों का क्या हो जाएंगे, पीएच मान 7 हो जाएंगे। अब बात आया 7.4 का। 7.4 किसका पीएच मान होता है,
खून का पीएच मान 7.4 होता है। 6.4 किसका पीएच मान होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। 6 किसका पीएच मान होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इन सभी बातों को आप याद रखना। उसके आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और शेष 40% जो होता है 40% रुधिराणु होता है। अब प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और 7% प्रोटीन पाए जाते हैं। इनको भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएंगे त्वचा, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेंगे तो बताएंगे यकृत, और सबसे छोटा ग्रंथि क्या हो जाएंगे? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। और यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास में होता है। उसके आगे क्वेश्चन यदि पूछ लेंगे, यदि किसी यदि किसी व्यक्ति को जहर दे करके मारा गया है, जहर खा के कोई व्यक्ति डेड कर गए हैं, तो पोस्टमार्टम करते समय उसका कौन सा भाग चेक किया जाता है? तो यकृत। इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन, ठीक है ना। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर में किसका होता है पालन? मत्स्य पालन कहलाता है पीसी कल्चर। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन हम करते हैं। इन चारों क्वेश्चन को आप याद रखना। उसके आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? जोड़ा का बात हो जाए तो 23 जोड़ा, और ऐसे बोले तो 46। चिंपांजी में कितना गुणसूत्र होता है? चिंपांजी में 48 गुणसूत्र होता है। और खरगोश में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 44 गुणसूत्र पाया जाता है। उसके आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से किसका छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ा है? 4 जानवर हमारे पास दिया गया है, तो याद रखिएगा शाकाहारी जानवर जो होगा उसी का छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ा होंगे। लोमड़ी तो मांसाहारी हैं, शेर भी मांसाहारी हैं, भालू भी मांसाहारी हैं। एकमात्र बचा गाय, और गाय की छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ा है। इस बात को याद रखना है हमें। उसके आगे क्वेश्चन यदि देख ले तो 23 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा पिता के ऊपर निर्भर करता है। पिता में गुणसूत्र जो पाया जाता है XY होता है, और माता में जो गुणसूत्र होता है XX होता है। उसके आगे देख लेते हैं यदि 24 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आनुवांशिकी का जनक हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। उसके आगे यदि देखें हेनीमैन होम्योपैथी का जनक होता है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। उसके आगे यदि देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जागिरी कहते हैं, या पावर हाउस कहते हैं, या शक्ति स्थल भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।